नमस्ते। आज की इस अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में हम हिंदी व्याकरण के 3 सबसे मजबूत और बुनियादी स्तंभों लिंग, वचन और कारक को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो अक्सर थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, है ना? पर आज हम इनके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम व्याकरण के इन 3 स्तंभों को समझेंगे, फिर एक एक करके लिंग, वचन और कारक के नियम और अपवाद देखेंगे। और हाँ, विषय को मजबूती से याद रखने के लिए बीच बीच में ज्ञान परीक्षण भी करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्याकरण के इन 3 स्तंभों की, लिंग, वचन और कारक। इन्हें व्याकरण में विकारी तत्व कहा जाता है। विकारी का सीधा सा मतलब ही होता है बदलाव लाने वाला। जब भी ये तीनों किसी वाक्य में प्रवेश करते हैं ना, तो ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का पूरा रूप ही बदल कर रख देते हैं। यही वो आधारभूत ढांचा है जिस पर हमारी भाषा टिकी हुई है। तो शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, यानी लिंग। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा में 4 जेंडर होते हैं और हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। लेकिन हिंदी भाषा ने इस मामले में जटिलता को बहुत ही सरल बना दिया है। हिंदी में किसी भी शब्द के केवल 2 ही लिंग होते हैं। तो आखिर लिंग की सटीक परिभाषा है क्या? आसान शब्दों में कहें तो शब्द की जिस रूप से हमें ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ये वाक्य की पूरी संरचना को कंट्रोल करने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है। लिंग के बदलते ही समझ लीजिए वाक्य की क्रिया भी पूरी तरह से बदल जाती है। इन उदाहरणों से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। जैसे बाईं तरफ का मोर एक पुल्लिंग का बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण है, वहीं दूसरी तरफ पढ़ते हुए बच्चों में लड़का पुल्लिंग और लड़की स्त्रीलिंग को दर्शाती है। हिंदी व्याकरण की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ सिर्फ जीवित प्राणी ही नहीं, बल्कि हर एक निर्जीव वस्तु भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की श्रेणी में ही आती है ना? कमाल की बात। अब आते हैं सबसे मुख्य बात पर, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदला कैसे जाए। इसके कुछ बहुत ही सीधे नियम हैं, जैसे लड़का बन जाता है लड़की और शेर बन जाता है शेरनी। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में इतने आसान सवाल तो आते नहीं। एक बहुत ही ट्रिकी शब्द है विद्वान। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका स्त्रीलिंग विद्वानी नहीं बल्कि विदुषी होता है। ये सवाल परीक्षा बनाने वालों का ऑल टाइम फेवरेट है। रूल्स के बारे में तो हमने जान लिया, पर असल गेम तो अपवादों यानी एक्सेप्शंस में छिपा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही लिंग में रहते हैं, चाहे उनका वास्तविक जैविक लिंग कुछ भी हो। नित्य पुल्लिंग की सूची में आते हैं उल्लू, कौआ और सांप। भाषा में कौई या उल्ली जैसे शब्दों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसी तरह नित्य स्त्रीलिंग में आती हैं मक्खी, छिपकली और मछली। एक नर मछली को भी हमेशा मछली ही कहा जाएगा। ये एक ऐसा ट्रैप है जहां बहुत से अंक कट जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए अब देखते हैं हमने कितना समझा। समय है एक क्विक MCQ का। ये सवाल सीधे यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पुराने प्रश्नपत्र से लिया गया है। महान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सोचिए, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? और सही जवाब है महती। जी हाँ, महान का एकदम सही स्त्रीलिंग रूप महती होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए इसे जरूर याद रखा जाना चाहिए। लिंग के नियमों को गहराई से समझने के बाद अब बड़ी ही सहजता से अपने दूसरे स्तंभ की ओर चलते हैं, वचन। यह हिस्सा पूरी तरह से मात्रा और संख्याओं के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। व्याकरण में वचन का सीधा सा अर्थ है गिनती। शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कोई संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण एक है या एक से अधिक, उसे वचन कहते हैं। आसान है, या तो कोई वस्तु एक है यानी एक वचन, या फिर एक से अधिक यानी बहुवचन। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ मानक नियमों पर गौर करते हैं। लड़का बन जाता है लड़के। यहाँ आ की मात्रा ए में बदल गई है। माता बन जाती है माताएं और जाति बन जाती है जातियां। इन पैटर्न्स पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी मात्राएं वाक्यों को व्याकरण के लिहाज से शुद्ध बनाती हैं। और जहां रूल्स होते हैं वहां अपवाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सूची परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बिल्कुल खरास होना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अनगिनत सामग्रियां या भाव।
सोना, पानी, सत्य और जनता। कभी जनताएं नहीं कहा जाता। और दूसरी तरफ हमेशा बहुवचन रहने वाले शब्द हैं प्राण, आंसू, लोग और हस्ताक्षर। प्राण निकल गए या आंसू बहने लगे, ये वाक्यों में हमेशा बहुवचन के रूप में ही आते हैं। इस जबरदस्त जानकारी के बाद समय है एक और त्वरित ज्ञान परीक्षण का। MCQ टाइम। प्रश्न है, वधू शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? यह शब्द बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि इसमें मात्राओं का एक बहुत ही जरूरी नियम छिपा है। और सही वर्तनी है वधूएं। यहाँ मात्रा का बदलाव बेहद अहम है। जब इसे बहुवचन बनाया जाता है तो वधू की बड़ी ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा में बदल जाती है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सक्रिय रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने तीसरे सबसे जटिल और अंतिम स्तंभ में, जो है कारक। इसे एक गोंद की तरह समझा जा सकता है जो एक हिंदी वाक्य के सभी शब्दों को आपस में मजबूती से बांध कर रखता है। कारक को अगर सरल शब्दों में समझे तो ये संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप है जो वाक्य में मौजूद क्रिया यानी वर्ब के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करता है। और इन संबंधों को पहचानने के लिए विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण में कुल 8 प्रकार के कारक होते हैं। आइए इन 8 कारकों और उनके विशेष चिन्हों पर तेजी से नजर डालते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इन विशिष्ट चिन्हों को कंठस्थ कर लेना समझ लीजिए व्याकरण के एक बहुत बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त करने जैसा है। अब उस बिंदु को समझते हैं जहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। करण कारक और अपादान कारक, इन दोनों का ही चिन्ह से होता है। तो फिर फर्क क्या है? पहले उदाहरण को देखिए। वह कलम से लिखता है। यहाँ से एक उपकरण या साधन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह करण कारक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ से का अर्थ है भौतिक रूप से अलग होना, यानी सेपरेशन। और जहाँ अलग होने की बात आए वह अपादान कारक होता है ना? बिल्कुल सिंपल। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक अंतिम सवाल के जरिए पूरी तरह पक्का कर लेते हैं। MCQ टाइम। प्रश्न है, हरिमोहन को रुपया देता है। इस वाक्य में जो को चिन्ह है वो कौन सा कारक है? अभी प्राप्त जानकारी के आधार पर यहाँ किसी को कुछ देने का भाव स्पष्ट हो रहा है। सोचिए। एकदम सही, ये संप्रदान कारक है। नियम बहुत ही सीधा है। जब भी वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक ही होता है। इसके तो नाम में ही प्रदान करना या प्राप्तकर्ता का भाव छिपा हुआ है। और लीजिए, बातों ही बातों में ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। हमने इन तीनों स्तंभों के मुख्य नियमों को बहुत ही शानदार तरीके से डिकोड कर लिया है। अब समय है इन सभी महत्वपूर्ण बातों को एक साथ समेटने का। परीक्षाओं और दैनिक बोलचाल के दृष्टिकोण से चलिए देखते हैं कुछ रैपिड फायर प्रो टिप्स जो बहुत फायदेमंद हैं। पहला नियम, सौदा जैसे उर्दू शब्द अपना रूप बहुवचन में कभी नहीं बदलते। सौदा हमेशा सौदा ही रहता है। दूसरा, मैं का बहुवचन रूप हम हो जाता है। और तीसरा, अधिकरण कारक हमेशा किसी स्थान या समय को दर्शाता है, जैसे घोंसले में। ये जानकारी याद रखने की क्षमता को सच में बहुत बढ़ा देगी। और इसी के साथ ये गहन विश्लेषण संपन्न होता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। नियमों को समझिए और भाषा पर विजय प्राप्त कीजिए। अब जबकि लिंग, वचन और कारक के ये 3 मजबूत स्तंभ डिकोड हो चुके हैं, तो ये विचार उभरता है कि भाषा की गहराई में ऐसी और कितनी छिपी हुई संरचनाएं हैं जो इसी तरह आसानी से समझे जाने का इंतजार कर रही हैं। व्याकरण को रटने की नहीं बल्कि उसके लॉजिक को समझने की जरूरत होती है। बस ऐसे ही सीखते रहिए और भाषा की इस सुंदरता का आनंद लेते रहिए।